गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर। ठीक है, तो जो कल की क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने पहला आंग्ल कर्नाटिक युद्ध पढ़ा था और उस युद्ध के बारे में हमने विस्तार से ये चर्चा की थी कि पहला एंग्लो कर्नाटिक वॉर भारत में आई जो यूरोपीय शक्तियां थी उनमें संघर्ष के कारण हुआ। ठीक है, तो आपने जो पहला आंग्ल कर्नाटिक युद्ध पढ़ा था, इस आंग्ल कर्नाटिक युद्ध में मेन जो यूरोपीय शक्तियां आपस में संघर्ष की, उसमें पहली यूरोपीय शक्ति जो है वो है आपके अंग्रेज और दूसरी आपकी यूरोपीय शक्ति जो है वो है आपके फ्रांस। ठीक है, तो अंग्रेज आपके कहाँ से थे? ब्रिटेन से। और फ्रांस से आपके कौन से थे? फ्रांसीसी लोग थे। ठीक है, हमने कल ये जाना था कि कैसे अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के साथ, डचों के साथ और डेनिस के साथ क्या किया? संघर्ष समाप्त किया और अपना व्यापारिक एकाधिकार भारत से यूरोपीय देशों के संदर्भ में स्थापित कर लिया। लेकिन फ्रांसीसी शक्ति जो सबसे अंत में भारत में आई, उस फ्रांसीसी शक्ति ने भी धीरे धीरे करके भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना करने के प्रयास किए। और जब फ्रांसीसी शक्ति अपने भारत में विभिन्न व्यापारिक कोठियों की स्थापना करने का कार्य कर रही होती है, तो चूंकि अंग्रेज पहले से इन क्षेत्रों में स्थापित हैं, तो वे लोग उनके साथ क्या करेंगे? अब आपसी संघर्ष करेंगे। ठीक है, ये आपसी संघर्ष जो है वो मुख्य रूप से आपके कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। यह कर्नाटक क्षेत्र जो है वह आपके बंगाल की खाड़ी, ये आपके बंगाल की खाड़ी वाला रीजन है और ये है आपका पूर्वी घाट वाला क्षेत्र। तो पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र के बीच वाले रीजन पे हुआ था, जिसे कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इन युद्धों का नाम कर्नाटक वॉर पड़ा। ठीक है, इसके बाद आप ये जान लें कि जो पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ, ये पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है, इस युद्ध का जो मुख्य परिस्थिति थी वो आपके यूरोपीय परिस्थितियां थी। क्या थी? आपके यूरोपीय। और यह युद्ध भारत में क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। तो ऑस्ट्रिया पर जो उत्तराधिकार का संघर्ष था, उस संघर्ष में आपके फ्रांस और ब्रिटेन वहां पर भी आमने सामने थे और उसी उत्तराधिकार के संघर्ष का जो विस्तार है वो भारत में भी हुआ और भारत में भी फ्रांस और ब्रिटेन आमने सामने आए। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर युद्ध होता है और युद्ध के पश्चात आपकी एक्सला सेपल की संधि होती है और उस एक्सला सेपल की संधि के बाद जो आपका पहला कर्नाटक वॉर है वो समाप्त हो जाता है। यूरोप में उत्तराधिकार का संघर्ष समाप्त और भारत में आपका पहला एंग्लो कर्नाटक वॉर समाप्त, जिसके अंतर्गत जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास क्षेत्र जीता था वह उसे क्या करना पड़ा? अंग्रेजों को वापस करना पड़ा। ठीक है, लेकिन जैसे ही पहला एंग्लो कर्नाटिक वॉर समाप्त होता है, उसके बाद भारत में पुनः जो है वह अंग्रेज और फ्रांसीसी शक्तियां जो हैं एक बार पुनः आमने सामने आएंगी। ये एक बार पुनः आमने सामने आएंगी, लेकिन ये डायरेक्टली एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगी। वास्तव में इन्होंने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का फायदा उठाया और जो आपके स्थानीय शासकों के आपस में उत्तराधिकार संघर्ष या स्वयं के जो मतभेद उन आपसी शासकों के चल रहे थे, उन संघर्षों का लाभ उठाते हुए इन्होंने एक अलग अलग शासक को सहायता की और अप्रत्यक्ष रूप से जिस युद्ध में इन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई उसको आप आज पढ़ेंगे, जिसे आप सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर जो है इसको आप जानेंगे कि यह युद्ध जो है वो पूर्णतः भारतीय परिस्थितियों में निर्मित हुआ था, जबकि पहला एंग्लो कर्नाटिक वॉर जो है वह आपके यूरोपीय उत्तराधिकार संघर्ष जो ऑस्ट्रिया पर था उसके कारण हुआ था। जबकि इस युद्ध की परिस्थितियां किस पर निर्भर है? पूर्णतः भारत के क्षेत्र पर निर्भर है। यहाँ पर स्थानीय शक्तियां जो हैं
वे आपके जो क्षेत्रीय शासक हैं इनके आपस में संघर्ष होंगे, और इन संघर्षों का फायदा कौन उठाएंगी? यूरोपीय शक्तियां। और इन यूरोपीय शक्तियों में एक आपकी शक्ति है क्या? आपके ब्रिटेन, और दूसरी शक्ति है आपके फ्रांस। तो ये दोनों ही शक्तियों ने इनका क्या किया? फायदा उठाया। अब सबसे पहले कि चूंकि ये जो यूरोपीय शक्तियां हैं वे आपके इस वाले क्षेत्र पर जो है इन शक्तियों का क्या उठाने वाली हैं? फायदा। तो जो आपका भारतीय रियासत है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किन किन भारतीय रियासतों में उत्तराधिकार का संघर्ष कर्नाटक क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्रों में चल रहा था। तो आप देखेंगे कि जो 3 प्रमुख भारतीय रियासत हैं दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में, इनमें उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन भारतीय शक्तियों के जो है वो आपके मैप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये आपका कर्नाटक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कर्नाटक। इस कर्नाटक क्षेत्र में जो आपके संघर्ष चल रहा था वह आपके कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और वहां पर जो कर्नाटक में भूतपूर्व नवाब थे, तो कर्नाटक का जो भूतपूर्व नवाब है उस भूतपूर्व नवाब का जो दामाद है जिसका नाम क्या है? चंदा साहब। तो ये जो चंदा साहब है और वर्तमान नवाब कौन है? अनवरुद्दीन। इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था। तो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है इसमें आपके चंदा साहिब वर्सेस आपके अनवरुद्दीन के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष है। ठीक है, तो पहला जो क्षेत्र आपका है वह है कर्नाटक रियासत का क्षेत्र, जहां पर ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के विपरीत खड़े हो जाएंगे। दूसरा क्षेत्र जो है वो है आपका हैदराबाद रियासत का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? हैदराबाद। ये जो हैदराबाद रियासत का क्षेत्र है यहाँ पर भी उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, और इस उत्तराधिकार संघर्ष का जो मुख्य कारण है वह कारण है कि हैदराबाद के जो निजाम थे, निजाम उल मुल्क आसफ जा, इनकी 1748 में मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद वहां का शासक बनता है नासिर जंग। लेकिन नासिर जंग जो है उसके साथ उत्तराधिकार का संघर्ष लड़ लेता है मुजफ्फर जंग। तो यहाँ पर आपके 2 लोगों के बीच में संघर्ष है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के क्षेत्र के बीच में। कहां पर? हैदराबाद वाले क्षेत्र में। तो इस उत्तराधिकार संघर्ष का भी फायदा अंग्रेज और फ्रांस उठाएंगे, जिसमें एक का साथ फ्रांस देगा और एक का साथ ब्रिटिश देंगे। ठीक है, तीसरा जो क्षेत्र है वो है आपका मराठा क्षेत्र। मराठा जो है वो अपने शक्ति विस्तार करने के कार्य में लगे हुए थे। वे अपने दक्कन के पठार वाले क्षेत्र से अक्सर जो है वो युद्ध आदि करके मैसूर रियासत के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते थे, और उसके पश्चात वे कर्नाटक वाले क्षेत्र पर भी अपने डोमिनेंस या आधिपत्य की स्थापना के लिए प्रयासरत थे। इसीलिए जो मराठा शासक हैं वे आपके कर्नाटक में एक क्षेत्र जिसे आपके थंजावर या आपके तंजौर नाम से जाना जाता है, इस वाले क्षेत्र को प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि तंजौर में सत्ता प्राप्ति के लिए मराठों ने भी क्या किया? संघर्ष किया। और जब ये एंग्लो कर्नाटिक वॉर होंगे तो आपके मराठा जो हैं कभी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देंगे और कभी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देंगे। ठीक है, तो आगे जो है वो हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? अब हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो कर्नाटक क्षेत्र है वहां पर एंग्लो कर्नाटिक वॉर कैसे शुरू होता है। इसके पहले आप जो मुख्य कर्नाटक क्षेत्र है इसके विभिन्न क्षेत्रों को मैप पे जान लीजिए। जब हम इस कर्नाटक क्षेत्र को देखते हैं तो ये आपके पूर्वी घाट की पहाड़ियों और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपके पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, और ये जो आपका एरिया है ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बीच में ये जो आपका विस्तृत क्षेत्र है इसे आप कर्नाटक के नाम से जानते हैं। इस कर्नाटक क्षेत्र में कुछ प्रमुख प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर आपके किला हैं या फोर्ट्स हैं, और ऐसे फोर्ट या किले की उपस्थिति है जो आपके अभेद्य हैं, जिन पर विजय पाना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, और एक बात और कि ये क्षेत्र आपका काफी समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर आपके नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं जिसके कारण अच्छा एग्रीकल्चरल लैंड है, सरप्लस में प्रोडक्शन होता है और भू राजस्व आदि की मात्रा भी
बड़ी मात्रा पर प्राप्त होती है। ये वाला क्षेत्र जो है वो खनिज संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र है, जहां पर आपके सोने और अन्य प्रकार की बहुमूल्य खनिजों की भी प्राप्ति होती है। साथ ही बंदरगाह क्षेत्र के रूप में विकसित होने के कारण जो आपके व्यापारिक गतिविधियां हैं, आयात निर्यात है, इससे भी ये क्षेत्र क्या है, सुसमृद्ध है। परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि कर्नाटक क्षेत्र की समृद्धता या कर्नाटक क्षेत्र का जो वैभव है, जो वहां का समृद्धपन है या वेल्दीनेस है, यही कारण बनी कि सभी की नजर कर्नाटक क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए है। चाहे स्थानीय शासकों की आप बात कर लें और चाहे आप यूरोपीय शक्तियों की बात करें, जो भारत में अपना राज्य विस्तार लगातार क्या कर रही थी, बढ़ा रही थी। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग जो है वो सबसे पहले कर्नाटक क्षेत्र का क्या समझ लेते हैं, मैप। ठीक है, और ये जान लेते हैं कि इस कर्नाटक क्षेत्र पे किस किस लोकेशन पर आपके जो कर्नाटक वॉर्स होगा, सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वॉर, तो यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनियां और आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से क्षेत्रीय शक्तियां आपस में संघर्ष करेंगी। ठीक है, तो पहला क्षेत्र जो आप देखेंगे, जो आपके कर्नाटक वाले रीजन पे है, इस पे आप देखेंगे कि ये जो आपका उत्तरी भाग है कर्नाटक का, इसमें एक स्थल है जिसका नाम है अर्कोट। क्या नाम है, अर्कोट। अर्कोट के नीचे आप एक क्षेत्र देखेंगे मद्रास, इसके नीचे आप देखेंगे ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है थंजावर, और उसके नीचे यानी दक्षिणी वाले क्षेत्र पर त्रिचनापल्ली है। क्या है आपका, त्रिचनापल्ली। एक बात यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कर्नाटक क्षेत्र की जो राजधानी है वो अर्कोट है। अर्कोट क्या है, आपके कर्नाटक क्षेत्र की राजधानी, जो कि आपके इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित है। और त्रिचनापल्ली जो आपका क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र आपके कर्नाटक रीजियन में दक्षिणी भाग पर स्थित है। एक और प्रमुख जगह जो आपको ध्यान रखनी है वह है जिंजी। इसके अलावा थंजावर का नाम तंजौर भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, तंजौर। तो सबसे पहले तो आपने कर्नाटक क्षेत्र की क्या जान ली है, लोकेशन, और यहाँ के प्रमुख प्रमुख क्षेत्रों को आपने जान लिया है। अब हम देखते हैं कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर संघर्ष क्यों क्यों हुए हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो आपके हैदराबाद वाली रियासत है, कौन सी रियासत है आपकी, हैदराबाद। तो जो कर्नाटक क्षेत्र के पास यहाँ पर जो एक रियासत है जिसका नाम हैदराबाद रियासत है, इस हैदराबाद रियासत में किस प्रकार से संघर्ष चल रहा है। केंद्रीय सत्ता पर जब मुगल थे, तो मुगल में औरंगजेब के शासन के पश्चात जो सुदूर दक्षिणवर्ती वाला इलाका है, यहाँ के गवर्नर जो हैं, उन्होंने अपने आप को मुगल सत्ता से स्वतंत्र घोषित कर लिया, और हैदराबाद रियासत के शासक ने स्वयं को निजाम की उपाधि मतलब निजाम घोषित किया, और घोषित करने के बाद वो अपने क्षेत्र में स्वयं शासन करने लगा। तो यहाँ पर जब सत्ता की स्थापना होती है, तो एक शासक जो आपके हैदराबाद रियासत का था, उसका नाम है निजाम उल मुल्क, जिसके अधीन आपके हैदराबाद रियासत है। इस निजाम उल मुल्क की मृत्यु 1748 में हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है, तो इसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ पर दो लोगों के बीच में संघर्ष उत्तराधिकार के संदर्भ में होगा। पहला व्यक्ति जो है वो आसफ जाह नाम का व्यक्ति है, और इस आसफ जाह का भतीजा जो है उसका नाम है मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग जो है वो यहाँ पर निजाम उल मुल्क के बाद शासक बनने वाली नसीर जंग को शासक के रूप में नहीं देख पाता, और इन दोनों के बीच में इस हैदराबाद वाले क्षेत्र पर सत्ता पर काबिज होने के लिए उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ होता है। तो हैदराबाद वाले क्षेत्र में उत्तराधिकार का जो संघर्ष होगा वह आपके नासिर जंग तथा मुजफ्फर जंग के बीच में होगा। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो मैप आपने देखा है, इस वाले क्षेत्र पर ये है आपके हैदराबाद रियासत, जहां पर जो संघर्ष हो रहा है वो किसके बीच में होगा, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में। ठीक है, जो आपका मराठा है, ये मराठे लोग जो हैं वो अपने उत्तरी भाग वाले क्षेत्र से दक्षिणी भारत वाले क्षेत्र तक विस्तारित हो जाते थे, बार बार आक्रमण और युद्ध आदि के कारण। और इनको जो मुख्य क्षेत्र पसंद था उसका नाम है आपके थंजावर। कौन सा क्षेत्र पसंद है ने, थंजावर। तो थंजावर पर मराठे जो हैं वो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते।
तीसरी जो शक्ति है जो आपके कर्नाटक वाले क्षेत्र में है, तो इस कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी उत्तराधिकार को लेकर क्या होते हैं, आपके संघर्ष होते हैं। ठीक है, तो इस कर्नाटक वाले क्षेत्र पर जो संघर्ष है वह किसके बीच में है? तो कर्नाटक वाले क्षेत्र पर जो आपका नवाब था, जो वहां का भूतपूर्व नवाब था, उस भूतपूर्व नवाब का नाम है दोस्त अली। क्या नाम है? दोस्त अली नाम। और इस दोस्त अली का नवाब जो था वह था चंदा साहब। परंतु इसी कर्नाटक वाले क्षेत्र पर कुछ स्थानीय परिस्थितियों और संघर्ष के कारण यह चंदा साहब कुछ समय के लिए कर्नाटक वाले क्षेत्र को छोड़कर चले जाते। परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र जो है इस पर सत्ता पर काबिज होता है नवाब अनवरुद्दीन। अब जब नवाब अनवरुद्दीन जो है वह कर्नाटक का शासक नियुक्त होता है, तो जो दामाद आपके चंदा साहब है दोस्त अली का, जिसको जब वापस आएगा तो वो कहेगा कि अनवरुद्दीन जो है वो सत्ता को क्या करे, खाली करे। तो सत्ता को अनवरुद्दीन खाली करना नहीं चाहता है कर्नाटक वाले क्षेत्र से, जिसके कारण अनवरुद्दीन और आपके चंदा साहब में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है। इसके अलावा जो आपका कर्नाटक क्षेत्र है, इसी में आगे की हैरार्की आप जान लीजिए। ठीक है, इस हैरार्की में आप देखेंगे कि जब आगे चलकर अनवरुद्दीन की युद्ध में मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद जो कर्नाटक क्षेत्र पर उत्तराधिकारी बनेगा वो है आपका उसका पुत्र वल्लाह जा। और इसी वल्लाह जाह को मोहम्मद अली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी कर्नाटक युद्ध के संघर्ष में जब चंदा साहब जो हैं उनका जो बेटा है वह भी विशेष क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करेगा। किसका प्रतिनिधित्व करेगा? कर्नाटक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। और उनकी सेनाओं में मुख्य सेनापति के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में आपको रजा खां भी दिखाई देगा। तो कर्नाटक क्षेत्र में आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि दोस्त अली जो है वो भूतपूर्व नवाब है। ये इसके संदर्भ में इसका जो दामाद है चंदा साहब, और जो आपका कर्नाटक क्षेत्र का नवाब है अनवरुद्दीन। तो मेन जो संघर्ष है उत्तराधिकार का वो प्रारंभ में अनवरुद्दीन और उसके आपका चंदा साहब के मध्य है। क्लियर है? ठीक है, आगे आपने ये तो अभी ही जाना है कि हैदराबाद वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर संघर्ष जो है वो मुजफ्फर जंग के बीच में है और नासिर जंग के बीच में। मुजफ्फर जंग जो है वो आसफ जाह का भतीजा है और वर्तमान जो आपका नवाब है वह नासिर जंग है। इस नासिर जंग को सत्ता में नहीं रहने देना चाहता है। कौन नहीं रहना देना चाहता? मुजफ्फर जंग। तो इसको ये पसंद नहीं है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या चलेगा? संघर्ष चलेगा। फिर आपने देखा कि तीसरी जो आपकी शक्ति है वो है आपके मराठा। तो मराठा जो है वो कर्नाटक के तंजौर वाले क्षेत्र पर, इस वाले क्षेत्र पर क्या करना चाहते हैं? अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए मराठी लोग कभी कभी संघर्ष में लालच में आ जाने के बाद कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देते हैं और कभी जो है वे फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका साथ देते हुए आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से आपने सेकंड जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर है इसकी पृष्ठभूमि को समझ लिया है कि भारतीय क्षेत्र में, भारतीय परिस्थितियों में जो कर्नाटक क्षेत्र पर सभी शक्तियां कब्जा करना चाहती हैं, मूल रूप से आपके 3 स्थानीय शासकों में उत्तराधिकार का संघर्ष होगा, जिसका फायदा फ्रांस की कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से उठाएंगे। क्लियर है? तो पृष्ठभूमि के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब हम पृष्ठभूमि के बाद आगे बढ़ते हैं तो हम इस युद्ध की शुरुआत का कारण जान लेते हैं। ये युद्ध शुरू कैसे हुआ? तो जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, कल की क्लास में आपने जाना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर एक मद्रास वाले क्षेत्र में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक व्यापारिक कोठी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कडलाहौर नामक स्थान पर फोर्ट डेविड, सेंट डेविड नामक आपकी व्यापारिक कोठी थी। और आप ये भी जानते हैं कि इसी क्षेत्र में आपके जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी भी व्यापारिक कोठियां। तो इस वाले क्षेत्र पर दोनों का ही डोमिनेंस और दोनों का ही स्टेट एक्सपेंडिशन है, इसीलिए संघर्ष इन दोनों के बीच में भी दिखाई देंगी। अब होता ये है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने मद्रास वाले क्षेत्र से, कहां से? मद्रास वाले क्षेत्र से
आपके सेना लेकर आती है और तंजावर के क्षेत्र में जो स्थानीय शासक निवास कर रहे थे उनके क्षेत्र पर आक्रमण करेगी, युद्ध करेगी। और तंजावर के पास एक छोटा सा बस्ती या शहर है जिसका नाम है देवी कोटाई। इस देवी कोटाई नामक क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1749 ईस्वी में जीत लेती है और अपने कब्जे में ले लेती है। चूंकि आप देखेंगे कि ये जो आपका देवी कोटाई नामक क्षेत्र है जो तंजावर में है, वह क्षेत्र आपके फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। तो इसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो टेरिटोरियल रीजन है उस पर हस्तक्षेप माना और कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, आप हमारे क्षेत्र पे हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय शासकों को आप बहलाने फुसलाने का कार्य कर रहे हैं। इवन आपने तो युद्ध कर लिया और देवी कोटाई नामक क्षेत्र को आपने क्या कर लिया है, जीत भी लिया है। तो अंग्रेजों के द्वारा जो आपके तंजावर वाले क्षेत्र है, इस तंजावर वाले क्षेत्र में देवी कोटाई नामक स्थान पर कब्जा कर लेने पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को आश्चर्य हुआ कि क्या इन्हें हमसे डर नहीं लगता और क्या इन्होंने इतना दुस्साहस दिखाया कि ये हमारे क्षेत्र में ही प्रवेश करके यहाँ के स्थानीय शासक के साथ युद्ध भी कर लिए और एक क्षेत्र को भी क्या कर लिया, जीत लिया। तो आप देखेंगे कि इस समय पर जो आपके फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका गवर्नर है डुप्ले। उसका गवर्नर कौन है आपका, डुप्ले है। तो डुप्ले कहता है कि अब हम तुमको मजा चखाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर डुप्ले जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस डेयरिंग वाले काम का क्या करेगा, जवाब देगा। और जवाब देने के लिए क्या डुप्ले अकेले रह जाएगा, नहीं, डुप्ले सहयोग लेगा। क्या करेगा, सहयोग। तो डुप्ले ने दो रियासत वाले क्षेत्रों के शासकों का सहयोग लिया। पहली जो रियासत है वो है आपकी हैदराबाद रियासत। कौन सी रियासत, हैदराबाद। और दूसरा जो है वो आपका कर्नाटक। तो उसने दो रियासतों के शासकों का क्या लिया, साथ लिया। और आपने अभी जाना है कि इन दोनों ही रियासतों में ऑलरेडी उत्तराधिकार को लेकर क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। तो अब आप देखेंगे कि एक तरफ डुप्ले है जिसकी जो जो किस कंपनी का नेतृत्व करता है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी का। और अब आप देखेंगे कि हैदराबाद और आपके कर्नाटक क्षेत्र से भी उसके क्या आ जाएंगे, सहयोगी सामने आ जाएंगे। तो जो आपका तंजावर का युद्ध है, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना के द्वारा जो घटनाक्रम किया गया उसके जवाब में आप देखेंगे कि हैदराबाद का नवाब और कर्नाटक का नवाब तथा यहाँ पर भी हैदराबाद का जो नवाब है और कर्नाटक की नवाब, ये दोनों ही आमने सामने आ जाएंगे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके उत्तराधिकार के संघर्ष का फायदा उठाते हुए अलग अलग व्यक्तियों का साथ दिया, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें हैदराबाद के नवाब जो है उसने किसने साथ दिया, मुजफ्फर जंग ने। और आप देखेंगे कि जो कर्नाटक क्षेत्र है इसमें चंदा साहब, कौन है आपका, चंदा साहब। तो हैदराबाद में जो संघर्ष है वो आपके मुजफ्फर जंग तथा नासिर जंग को लेकर है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि नासिर जंग का साथ कौन दे रहा है, आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। जबकि आपने देखा था कि जो आपका कर्नाटक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, कर्नाटक, इस कर्नाटक क्षेत्र पर जो संघर्ष होगा वो आपके कर्नाटक क्षेत्र के नवाब अनवरुद्दीन और चंदा साहब। एक बात और कि वर्तमान में दोनों क्षेत्र में नवाब कौन था, तो वर्तमान में हैदराबाद क्षेत्र में नवाब है नासिर जंग और कर्नाटक क्षेत्र में नवाब है अनवरुद्दीन, ठीक है। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने दोनों सहयोगियों को उनके क्षेत्रों में सत्ता दिलवाना चाह रही है, ठीक है। यानी डुप्ले ये प्रयास करेगा कि वह मुजफ्फर जंग को हैदराबाद की गद्दी में बिठा दे और यहीं पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का डुप्ले ये प्रयास करेगा कि वह चंदा साहब को कर्नाटक क्षेत्र की गद्दी पर बिठा दे, ठीक है। और जब ऐसा करना होगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि इसके बाद इसको करने के लिए डुप्ले ने क्या किया, युद्ध किया। और यह युद्ध क्यों किया गया था, क्योंकि पहले अंग्रेजी सेना ने तंजावर का युद्ध किया और उसमें देवी कोटाई नामक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो अब डुप्ले जो है इसकी इस बात की क्या करेगा, प्रतिक्रिया। और प्रतिक्रिया में अब वह दोनों ही क्षेत्र पर क्या करने वाला है, कब्जा करने वाला है।
तो सबसे पहली लड़ाई जो है जिसमें वह अपने सहयोगी कर्नाटक की, किसके सहयोगी? कर्नाटक। तो कर्नाटक में डुप्ले का सहयोगी कौन है? चंदा साहब। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वह इस कर्नाटक वाले क्षेत्र में चंदा साहब को उसके क्षेत्र में उत्तराधिकार के संघर्ष में जीताने का प्रयास करेगा। कौन प्रयास करेगा? आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो अब इनका मेन मोटिव जो है वो है चंदा साहब को कर्नाटक में क्या करना? पदस्थ करना, या सत्ता को वापस दिलाना, या सत्ता में उसको पदासीन करना। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कर्नाटक क्षेत्र में जो राजधानी है वो क्या है? आपके अरकोट है। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी जो आपके शासन कर रहा है वो कौन कर रहा है? यहाँ पर ऑलरेडी जो शासन कर रहा है वो कौन है? अनवरुद्दीन। कौन है आपका? अनवरुद्दीन। तो अब जो है इस अनवरुद्दीन को क्या करना है? आपदस्थ, जिसके लिए डुप्ले और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया है? युद्ध किया। ठीक है, तो अब ये जो युद्ध होगा, इस युद्ध के लिए जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हैदराबाद के मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के चंदा साहब की सेनाओं को लेते हुए आगे बढ़ती है और कर्नाटक के अरकोट नामक राजधानी क्षेत्र की तरफ अपनी सेनाओं को लेकर आगे बढ़ेगी, तो अनवरुद्दीन ये जानता था कि यदि कोई शासक उसके राजधानी क्षेत्र पर क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा, तो ये पूरा आपके कर्नाटक क्षेत्र को खो देगा। परिणाम स्वरूप अनवरुद्दीन ने ये विचार किया कि मैं उनको किसी भी तरीके से अरकोट वाले क्षेत्र पर पहुंचने नहीं दूंगा, और इसीलिए अनवरुद्दीन ने उन्हें इस कर्नाटक के एक क्षेत्र जो कि अरकोट से दूरी पर था, अंबर नामक स्थान पर उन्हें रोकने का प्रयास किया। अब आप देखेंगे कि अंबर नामक स्थान पर दोनों ही सेनाएं आपस में सामने आमने खड़ी हैं। यहाँ पर आपके फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से नासिर जंग, और आपका कर्नाटक वाले क्षेत्र से कौन? अनवरुद्दीन खड़ा है। और इस तरफ आप देखेंगे तो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से मुजफ्फरजंग तथा कौन? आपका चंदा साहब खड़े। कौन खड़े हैं? आपके चंदा साहब। अब यह युद्ध होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि डुप्ले जो है उसने क्या क्या कार्य किया अंबर के युद्ध से पहले। डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग से क्या की? संधि की, और कर्नाटक क्षेत्र में चंदा साहब से संधि की, और दोनों को सत्तासीन करने का क्या करने लगा? प्रयास। डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण किया। अनवरुद्दीन ने क्या निर्णय लिया कि वो अरकोट क्षेत्र तक उनको आगे नहीं आने देगा, इसलिए उसने कहां पर इनको रोकने का प्रयास किया? अंबर नामक स्थान पर। और यह युद्ध जो है वो 3 अगस्त 1749, 3 अगस्त 1749 को यह युद्ध वेल्लोर के पास अंबर नामक स्थान पर हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि जो आपकी फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और इन लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? दोनों एक चाह रहे हैं कि कौन बने? आपका अनवरुद्दीन, है ना, अनवरुद्दीन अपने सत्ता पर रहे। और जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसको चाह रही है? चंदा साहब को चाह रही है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी चंदा साहब को पदस्थ करना चाह रही है, जबकि वहां सत्ता पर कौन है? अनवरुद्दीन। तो अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, और लड़ाई जब होती है 1749 में, तो अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन पराजित होता है। क्या हो जाता है? अनवरुद्दीन पराजित हो जाता है, और पराजित होने के बाद इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो हम देखते हैं कि अनवरुद्दीन जो है वो इस युद्ध में मारा जाएगा। अब इस युद्ध में विजित कौन होएगा? आपका चंदा साहब। चंदा साहब विजित होंगे तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से कर्नाटक क्षेत्र का नवाब कौन बनेगा? आपका चंदा साहब। ठीक है, और इसी युद्ध में हैदराबाद के मुजफ्फरजंग ने भी क्या किया था? सहयोग किया था। तो अब आप देखते हैं कि ये जो कर्नाटक वाला रीजन है, इस रीजन में चंदा साहब का अधिकार हो गया, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के डुप्ले के प्रतिनिधित्व में इन्होंने क्या कर लिया? कर्नाटक में अपनी सत्ता को हासिल किया। चूंकि चंदा साहब जो हैं वो अंबर के युद्ध के बाद अपनी सत्ता को अर्जित कर पाए, सत्तासीन हो पाए, तो उन्होंने डुप्ले के इस सहयोग के बदले खुश होकर उसे कुछ उपहार स्वरूप देना चाहा। ठीक है, और उन्होंने डुप्ले को पांडिचेरी के पास 80 गांवों की जागीर या विशाल भूमि प्रदान कर दी।
ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक युद्ध जाना, अंबुर का युद्ध कब हुआ? 1749 में। किसके बीच में हुआ? अनवरुद्दीन, जो कर्नाटक का उस समय का वर्तमान नवाब था, उसको हटाने के लिए कौन आया था? चंदा साहब। चंदा साहब का नेतृत्व फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कर, और अनवरुद्दीन का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेतृत्व कर रही। युद्ध में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी विजित होती है, यानी चंदा साहब जीत गए, अनवरुद्दीन मारा गया। परिणाम स्वरूप कर्नाटक का नया नवाब बनेगा कौन? चंदा साहब। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहयोग किया था अनवरुद्दीन का और वे हार गई, तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन हार गया? आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हारी, तो आप देखेंगे कि वह आगे अपनी पराजय का क्या करना चाहेगी? बदला लेना चाहेगी। तो अब यहाँ पर बात आती है कि चूंकि अनवरुद्दीन तो मारा गया है, तो क्या अनवरुद्दीन का कोई उत्तराधिकारी है? तो आंसर है हाँ, अनवरुद्दीन का जो उत्तराधिकारी है उसका नाम है वल्लाजा। क्या है आपका? वल्लाजा। तो यह वल्लाजा जो है वह अंबर के युद्ध में जब देखा उसने कि पिताजी जो है वो पराजित हो रहे हैं और हम किसी भी स्थिति में अंबर के युद्ध में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, तो यह वल्लाजा वहां से क्या हो गया? भाग निकला, और भाग कर यह जिंजी नामक किले में जाकर छुप जाता। कौन? आपके वल्लाजा। तो आप देखेंगे कि यह तो है आपके वल्लाजा जो है वो क्या हो गया? आपके जिंजी नामक किले पर क्या हो गया? छुप गया। लेकिन अब यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पुनः कर्नाटक पे अपना उत्तराधिकारी को क्या करना चाहेगी? वहां के बैठाना चाहेगी। इसीलिए उत्तराधिकार के लिए पुनः दो संघर्ष होंगे, और वह संघर्ष जो है वे आपके तिरुवदी नामक स्थान पर होते हैं। और कर्नाटक के तिरुवदी नामक स्थान पर 1750 में दो युद्ध होंगे। कितने युद्ध होंगे? दो। तो अब आप देखेंगे कि कर्नाटक में नवाब के पद के लिए जो उत्तराधिकारी है वो कौन है? आपका वल्लाजा। ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नया नियुक्त हुआ अभी कर्नाटक का नवाब है वो कौन है? चंदा साहब। तो एक्चुअल में तिरुवदी का युद्ध जो है वो अभी भी वहां पर जो उत्तराधिकारी वल्लाजा है इसे समाप्त करने के लिए किया गया। अब इस तिरुवदी के युद्ध में पुनः फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व डुप्ले कर रहा है, जिन्होंने कई अपने सेनापतियों को युद्ध के लिए भेजा, तो इस तिरुवदी के युद्ध में पुनः जो है वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। कौन जीत गई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और लगातार दो युद्ध तिरुवदी के युद्ध में आपके चंदा साहब क्या हुए? आपके विजित हो गए। चंदा साहब विजित हुए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपके किसको सहयोग कर रही है? वल्लाजा को। इन लोगों की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। यानी ये लोग जो हैं वे तिरुवदी के युद्ध में भी क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। ठीक है। अब आप थोड़ा सा विचार करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगातार 3 युद्धों में पराजय का सामना कर लिया। पहला अंबर का युद्ध, और दूसरा है आपका तिरुवदी का युद्ध। तो तिरुवदी के 2 युद्ध में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या हो गई? पराजित हो गई। तो अब इस पराजय का वो क्या करना चाहती है? बदला लेना चाहती है। और बदला लेना चाहती है तो आगे कंटिन्यूअसली क्या होते जाएंगे? युद्ध होते जाएंगे। अब यहाँ पर ये बात आती है कि लेकिन कर्नाटक का एक वैध उत्तराधिकारी जो वल्लाजा है वो अभी भी क्या हो गया है? भाग गया है। और भागकर कहाँ चला गया है? जिंजी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो है वो जिंजी के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? जिंजी। तो आप देखें कि जिंजी नामक स्थल जो है वो आपके यहाँ की राजधानी, इसकी राजधानी क्या है? अर्कोट। ठीक है। तो ये अर्कोट से आपके थोड़ी दूरी पर स्थित है कौन सा किला? जिंजी का किला। ठीक है। ये जो जिंजी का किला है ये एक ऐसा किला है जो बिल्कुल अभेद्य था। इसकी जो दीवारें हैं वो आपके 13 से 14 किलोमीटर की दूरी तक विस्तारित थी। इतनी अभेद्य और ऊंची दीवारों वाला किला था जिसको औरंगजेब ने जब दक्षिण भारत की विजय करना चाही थी तब उसे भी काफी समय लग गया था इसे विजिट करने में। परंतु इसी जिंजी के किले में वल्लाजा छुपा जिसका सहयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना कर रही थी। तो अब जो डुप्ले है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और वल्लाजा को पकड़ने के लिए जिंजी के किले के चारों तरफ घेरा डाल देगी, जिसे आप जिंजी के घेरे के नाम से जानते हो। ठीक है। तो जिंजी का घेरा जो है वो आपके किसने डाला? आपके डुप्ले ने डाला। किसने डाला? डुप्ले ने। यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि तिरुवदी के दोनों युद्ध में कौन पराजित हो गया? कौन पराजित हुआ है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
और वहां पर वल्ला जहां भी पराजित है एक तरीके से, तो वे पराजित हो गए हैं। और इसी युद्ध में आप देखेंगे कि चंदा साहिब और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय प्राप्त की। कहां पर विजय प्राप्त की? अंबुर में। उन्होंने तिरुवदी के दोनों युद्धों में क्या की है? विजय प्राप्त की। और साथ ही उन्होंने अपनी राजधानी अरकोट को भी क्या रख लिया? सुरक्षित रख लिया। तो यहाँ पर आप देखें कि जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके सहयोग से कर्नाटक वाले रीजन में इन लोग जो हैं वो क्या है? अभी सुरक्षित हैं। ठीक है, परंतु वल्ला जहां का खतरा चंदा साहिब पर बना ही रहेगा, क्योंकि वल्ला जहां कभी भी आ सकता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना वल्ला जहां को पकड़ लिया जाए। अब ये पकड़ने के लिए ही जिंजी के किले का क्या करेंगे? घेरा डालेंगे। तो अगली बार जब जिंजी के किले का घेरा डाले जाएगा, तो डुप्ले ने जब जिंजी के किले का घेरा डाला, तो यह घेरा 11 सितंबर 1750 को डाला गया। कब डाला गया? 11 सितंबर। लेकिन जब यहाँ पर जिंजी का घेरा डाला गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना तथा वल्ला जहां का उनको पकड़ने का इंतजार किया, तो वल्ला जहां यहां से भी भाग निकला और भाग कर वल्ला जहां त्रिचनापल्ली चला गया। कहां चला गया? त्रिचनापल्ली। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? फिर से ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि इसको तो ढूंढना अलग बात है, परंतु इसी जिंजी नामक स्थान पर एक बार पुनः जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और आपके फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके जो फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? आपका डुप्ले। और इसके साथ कौन है? आपके चंदा साहब। चंदा साहब के साथ इसके साथ और कौन है आपका? कौन है आपका? मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो ये लोग जो हैं इसके साथ हैं। तो अब इन्होंने और इनके सामने कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ से हैदराबाद से नासिर जंग और यहाँ पर कौन है? वल्ला आजा। तो एक बार पुनः जो है ये लोग क्या गए? आमने सामने। ठीक है, कहां पर? इस कर्नाटक वाले क्षेत्र पर। और जब आमने सामने आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर क्या होगा? युद्ध होगा। तो अभी आपने देखा कि पहला जो युद्ध चला आ रहा है वो कर्नाटक के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? यानी ये युद्ध जो चल रहा था वो कर्नाटक में उत्तराधिकार के संघर्ष को समाप्त करने के लिए चल रहा था। डुप्ले चाह रहा था कि कर्नाटक में फिक्स हो जाए एक सीट। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि जब आमने सामने आ ही गए हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हैदराबाद के उत्तराधिकार के संघर्ष को सुलझा लिया जाए, क्योंकि वल्ला जहां तो भाग निकल गया है, तो अब कर्नाटक का मुद्दा तो यहाँ सुलझाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस जिंजी नामक स्थान पर सडनली अब हैदराबाद वाला जो क्षेत्र है इसके उत्तराधिकार के संघर्ष का क्या होगा? डिसीजन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब जिंजी का युद्ध होगा, तो इस जिंजी के युद्ध में किसका पलड़ा भारी है? ठीक है, इसकी बात जानेंगे। तो हम देखेंगे कि जो जिंजी का युद्ध है, इसमें आप देखेंगे कि नेतृत्वकर्ता कौन है? हैदराबाद में मुजफ्फर जंग। और हैदराबाद का वर्तमान नवाब कौन था? नासिर जंग। तो मुजफ्फर जंग क्या करना चाह रहा था? नासिर जंग को हटाकर सत्ता प्राप्त करना चाह रहा था। ठीक है, ये जो है इसने सहयोग किससे लिया? फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, लेकिन जब ये जिंजी का युद्ध 1750 ईस्वी में होता है, तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से नासिर जंग की सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना मुजफ्फर जंग पर भारी पड़ी और उसने उसे क्या करने का प्रयास किया? पराजित किया तथा मुजफ्फर जंग को बंदी भी बना लिया। ठीक है, जब मुजफ्फर जंग को नासिर जंग ने बंदी बना लिया, तो अब डुप्ले यहाँ पर अपनी कूटनीति, अपनी चातुर्यता और अपनी दूरदर्शिता आदि का प्रयोग करेगा। और प्रयोग करके उस डुप्ले ने इस नासिर जंग के सैनिकों का सहयोग ले लिया और सैनिकों का सहयोग लेकर उसने यह प्लानिंग की कि वे किसी तरह नासिर जंग की क्या कर दें? हत्या कर दें, जिसके कारण मुजफ्फर जंग को बंदी बनाया गया है उसे छुड़ा लिया जाएगा। तो जिंजी के युद्ध का ये कार्यक्रम चलता रहा और आगे आप देखेंगे कि ये जो आपसी संघर्ष में हैदराबाद रियासत के दावेदार उलझे हैं, उसमें नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। लेकिन डुप्ले ने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया और सैनिकों को लालच देकर अपने पक्ष में मिला लिया। आगे जब सैनिक लालच में आ गए, तो उन सैनिकों ने इस नासिर जंग की हत्या कर दी और नासिर जंग की हत्या करने के बाद हैदराबाद रियासत का जो क्षेत्र था
वो आपके शासक विहीन हो गया। शासक विहीन होने के बाद जब आपके, चूंकि ये लोग जीत गए हैं, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से मुजफ्फर जंग ने हैदराबाद रियासत की शासक की गद्दी संभाली या सत्ता पर बैठा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि अब मुजफ्फर जंग का शासक किसने, कौन बन गया, कहाँ का शासक बन गया, हैदराबाद का शासक बन गया। ठीक है, इस प्रकार से दोनों क्षेत्र, कौन से क्षेत्र, दो क्षेत्र, पहला क्षेत्र था कर्नाटक और दूसरा क्षेत्र था आपका हैदराबाद। तो अब यहाँ पर कौन सी कंपनी है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। कर्नाटक वाले क्षेत्र पर चंदा साहब बैठ गए हैं और हैदराबाद वाले क्षेत्र पर मुजफ्फर जंग बैठ गए। ठीक है, यानी दोनों ही मोर्चों पर फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी क्या हुई, विजय हुई। ठीक है, अब इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, अंबुर का युद्ध और तिरुवदी का युद्ध भी क्या कर लिया था, जीत लिया था। ठीक है, तो इन सारे युद्धों को लगातार कौन जीत रहा है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो रही है, हारती जा रही। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए कि जब ये मुजफ्फर जंग आपके हैदराबाद का नवाब बना तो शायद इसके नसीब में सत्ता थी ही नहीं। सत्ता में आते ही साथ पदासीन होने से पहले ही इसे अफगान संघर्ष का सामना करना पड़ा। और जब यह अफगान युद्ध में गया मुजफ्फर जंग, तो आपके अफगानों के विरुद्ध लक्की रेडी पल्ली नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में वह मारा गया या उसकी वहां पर हत्या कर दी। तो हैदराबाद में जो आपका नवीन शासक बना था, हैदराबाद में नवीन शासक कौन बना था आपका, मुजफ्फर जंग। तो ये जो आपका मुजफ्फर जंग है ये आपके मारा गया तुरंत ही कुछ ही समय बाद। तो ये क्षेत्र अभी भी क्या है, सत्ता पर खाली है। तो अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि इस क्षेत्र को विजित करवा चुकी है, तो उन्होंने सोचा कि इन्हीं जो निजाम है उनके अगला जो वंशज है या कोई उत्तराधिकारी है उसे ही क्या किया जाए, सत्ता पर बिठाया जाए। तो उन्होंने नासिर जंग के भाई सलाबत जंग को अब हैदराबाद रियासत का नया शासक बना दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि जो हैदराबाद रियासत है इसका नया शासक किसे नियुक्त किया गया, सलाबत जंग को। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सलाबत जंग को क्या किया, शासक बनाया। और आप एक बात ये सोचिए कि ये जो सलाबत जंग है इसे हैदराबाद जैसी इतनी बड़ी रियासत, इस रियासत का शासक बनने के लिए कोई संघर्ष ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, उसको तो सजा सजाया क्या मिला, पूरा दरबार मिला, शाही दरबार। तो सलाबत जंग जो है वो किसके सहयोग से आ रहा है, डुप्ले के सहयोग से या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से आ रहा है। तो अब इसको उनके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड, है ना। और दूसरी बात कि ये एक तरीके से पपेट रूलर बनेगा। पपेट रूलर यानी कठपुतली शासक बन जाएगा। यानी डुप्ले कहेगा उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा। यानी एक तरीके से आप देखेंगे कि सलावत जंग जो है, चूंकि ये आपके उनकी इच्छा के अनुसार लाया गया नवाब है, तो सलावत जंग से अब फिर से डुप्ले अपनी कूटनीति के माध्यम से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत सारे क्षेत्रों को प्राप्त करेगा। ठीक है, अच्छा, क्या सलाबत जंग खुश नहीं है, खुश है। सलाबत जंग भी बहुत खुश है और उसने कहा कि हम तो अब क्या बन गए हैं, हैदराबाद के नवाब बन गए। तो उसने अपने हैदराबाद के नवाब बनने की खुशी में और डुप्ले को गद्दी में कहा कि भाई तुम्ही ने तो हमको क्या किया है, गद्दी पे बिठाया है, तो आप तुमको जो जो चीज चाहिए मांगो हम देंगे। ठीक है, तो सलाबत जंग ने फ्रांसिस ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इस कंपनी को बहुत सारे क्षेत्र उपहार में दिए। ठीक है, सबसे पहला क्षेत्र जो आप देखेंगे वो क्षेत्र है आपका उत्तरी सरकार का क्षेत्र। ठीक है, उस समय में ये जो उत्तरी सरकार का क्षेत्र है ये मुख्य रूप से आपके 4 क्षेत्रों से मिलकर बनता है। कितने क्षेत्रों से, 4। पहला जो नाम है वो है मुस्तफानगर, दूसरा एल्लौर, तीसरा राजमुंदरी और चौथा चिक्कौल। तो इन 4 क्षेत्रों से मिलकर क्या बनता है, उत्तरी सरकार, जिसे सलाबत जंग ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके अलावा आप देखेंगे कि उसने पुडुचेरी का क्षेत्र भी दे दिया। 20 लाख रुपए इनाम डुप्ले को दिया गया। इसके अलावा मसूलीपट्टनम का क्षेत्र दिया,
5 लाख रुपए फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दिए गए तथा 5 लाख रुपए जो है वो फ्रांसीसी सेना को दिया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपकी हैदराबाद रियासत का क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है? हैदराबाद रियासत का। तो हैदराबाद रियासत ने उत्तरी सरकार तो दिया ही दिया, पांडिचेरी भी दे दिया और मसूलीपट्टनम भी दे दिया। इसके अलावा ये जो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र में हैदराबाद रियासत का जो एरिया आता था, इस एरिया पर डुप्ले को गवर्नर नियुक्त कर दिया कि इस क्षेत्र पर आप ही शासन और प्रशासन की संपूर्ण गतिविधियां देखेंगे। क्लियर? तो यह परिणाम निकला किस युद्ध का? जिंजी के युद्ध का। तो जिंजी के युद्ध के बाद सत्ता पर हैदराबाद में पहले तो मुजफ्फर जंग आएगा, लेकिन उसकी हत्या हो जाएगी। कहां पर? लक्की रेड्डी पल्ली के युद्ध में। उसके बाद कौन आ जाएगा? सलाबत जंग। और सलाबत जंग जो है उसके सत्ता में आने के कारण सबसे ज्यादा फायदा फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ। और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी को इतने सारे क्षेत्र मिलने के कारण पुनः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह इनके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र करेगी। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह क्या करती है। अच्छा, एक चीज अभी भी बाकी है कि जो वल्ला जहां था, जो कर्नाटक के युद्ध के बाद कहां भाग गया था? जिंजी के किले में। और जिंजी के किले के बाद वो कहां भाग गया है? त्रिचनापल्ली में। तो उसका डिस्कशन अभी बाकी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि जिंजी के युद्ध के पश्चात क्या हुआ। अब इन्होंने सोचा कि चूंकि हमने बहुत सारा क्षेत्र क्या कर लिया है? विजित कर लिया है। आप देखें अरकोट पर इनका शासन है, मद्रास वाले क्षेत्र पर, त्रिचनापल्ली वाले क्षेत्र पर, और इसके अलावा यहाँ पर इनको क्या मिल गया? उत्तरी सरकार भी मिल गया है। अब हैदराबाद में भी हमारा ही क्या है? शासन है। तो इनने सोचा कि क्यों ना अब हम वल्ला जहां को क्या कर लें? पकड़ लें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वल्ला जहां जो है ये त्रिचनापल्ली नामक किले में जाकर छिपा है। और अब लोकेशन थोड़ी सी ध्यान देना है कि कर्नाटक क्षेत्र की जो राजधानी है वो अरकोट है, और ये आपके नदर्न एरिया में, उत्तरी भाग पर है। जबकि सदर्न एरिया पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फोर्ट है जो कि आपका त्रिचनापल्ली का फोर्ट है। कौन सा फोर्ट है? त्रिचनापल्ली। तो आप देखेंगे कि चूंकि इन लोग इतने बड़े क्षेत्र पर विजय हासिल कर लिए हैं, तो इनको इतने बड़े क्षेत्र पर विजय हासिल होने के बाद इन्होंने सोचा कि अब वल्ला जहां का भी अंत कर लें तो कर्नाटक में चंदा साहब पर आने वाला खतरा क्या हो जाएगा? पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने प्रयास किया कि हम कहाँ चले? अब त्रिचनापल्ली। कहाँ चले जाएं हम? त्रिचनापल्ली। तो त्रिचनापल्ली का घेरा डाला वल्ला जहां को पकड़ने के लिए, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया, ये गलती कर दी कि अरकोट में इन्होंने बहुत ही कम सेना रखी। ठीक है, अब हुआ ये कि त्रिचनापल्ली के किले में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और वल्ला जहां को घेरा गया और वहां पर डुप्ले तथा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने घेरा डाला, तो वहां एक अंग्रेज कैप्टन जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव है वह इस क्षेत्र से निकलकर भाग कर चला जाता है। ठीक है, और भाग कर चला जाएगा उस स्थान पर, फोर्ट सेंट डेविड नामक स्थान पर, जहां पर ऑलरेडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और मैनेजर्स आदि जो हैं वो ये रणनीति बना रहे हैं कि किस प्रकार से हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लगातार किए जा रहे साम्राज्य विस्तार को रोकें, ये प्रयास कर रहे हैं। तो ये यहाँ पहुंचता है कौन? आपका रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जो है वहां पहुंच कर क्या करेगा? अब सलाह देगा कि हम क्या करें। ठीक है, अब आप देखेंगे कि वल्ला जहां जो है वो उससे उसको किसके? चंदा साहब को क्या था? खतरा था। किससे? वल्ला जहां से। लेकिन आप देखेंगे कि अंबुर का युद्ध, तिरुवदी का युद्ध, जिंजी का घेरा, इनके विजय के पश्चात फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और चंदा साहब केवल किसकी तलाश में थे? वल्ला जहां की तलाश में थे। और अब वो त्रिचनापल्ली का क्या डाल दिए? घेरा। लेकिन त्रिचनापल्ली अरकाट से कैसी है? बहुत दूर है। ठीक है, और अरकाट पर इन्होंने सेना नहीं रखी। यह गलती चंदा साहब से भी हुई और यही गलती किससे हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी हुई। ठीक है, अब जब यहाँ पर त्रिचनापल्ली का घेरा डाले हुए कौन है आपके? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसी दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय शक्तियों का सहयोग लिया और अपनी सत्ता को मजबूत करने का प्रयास किया। तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, सबसे पहले तो उसने मद्रास में एक नए गवर्नर की नियुक्ति की जिसका नाम है सैंडर्स।
ठीक है। तो उन्होंने सैंडर्स की क्या कर दी, नियुक्ति कर दी। और कर्नाटक में ये जो आपका यहाँ पर अनवरुद्दीन का बेटा कहाँ पर छुपा हुआ है, त्रिचनापल्ली में, उसके लिए सैंडर्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या भेजी, सेनाएं भेजी कि कैसे भी करके आप वल्ला जहां को क्या करें, सुरक्षित रखें। तो पहला तो इसने क्या कर दी, यहाँ से सेनाएं भेज दी। दूसरी बात, इसने स्थानीय शासकों का भी सहयोग लिया। तो कौन कौन से स्थानीय शासकों का, तो हम देखेंगे कि इन्होंने, अंग्रेजों ने तंजावर, कहां पर, यह तंजावर, तो ये तंजावर के शासकों से भी सहयोग ले लिया और मैसूर रियासत के शासकों को भी क्या कर लिया, अपने साथ मिला लिया। यानी हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार हार रही थी, उसने मैसूर के शासक और तंजावर वाले क्षेत्र के स्थानीय शासकों के साथ क्या लिया, सहयोग। और सहयोग लेने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की सलाह पर अरकोट का घेरा डाल दिया। किसका घेरा डाल दिया, अरकोट का घेरा डाल दिया। अब ये लोग जो हैं वो अरकोट का क्या करेंगे, घेरा डालेंगे। अरकोट का घेरा डालेंगे तो चंदा साहब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वे लोग कहां पर है, त्रिचनापल्ली वाले स्थान पर है। ठीक है, ऑलरेडी, सॉरी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहां पर है, आपके त्रिचनापल्ली वाले स्थान पर है। और यहाँ पर राजधानी क्षेत्र में इन्होंने ज्यादा सेना छोड़ी नहीं। तो अब प्रश्न ये आएगा कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको घेर लिया, और जब इन्होंने इनको यहाँ घेरा तो अब चंदा साहब को चिंता हुई कि भाई राजधानी पर कब्जा हो जाएगा तो पूरा क्षेत्र तो उनका ही हो जाएगा। तो चंदा साहब ने अपने पुत्र को भेजा, किसको भेजा, पुत्र को। तो चंदा साहब के पुत्र का नाम है रजा खां। क्या नाम है, रजा खां। तो इनका बेटा रजा खां जो है वो कहाँ जाएगा, सेना लेकर अरकोट जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि प्रारंभ में रजा खां अच्छा नेतृत्व करेगा, परंतु इसी रजा खां के बढ़िया प्रभावी होते होते, और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो आपके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है और रजा खां की जो सेना है वो भारी पड़ रही थी। लेकिन उसी दौरान अरकोट के घेरे के दौरान जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका सहयोग करने के लिए एक और सेना आती है जिसका नेतृत्व करेगा लॉरेंस। तो लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना ने जब रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया, सहयोग किया, तो अब एक सेना किसकी है, लॉरेंस के नेतृत्व वाली, और जो दूसरी सेना है वो है आपके रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली। तो इन दोनों सेनाओं ने मिलकर रजा खां की क्या कर दी, पराजय। रजा खां को क्या किया, पराजित किया। और अब पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अरकोट नामक स्थान पर, यानी इनकी राजधानी क्षेत्र पर क्या कर लेगी, कब्जा कर लेगी। यहां पर कब्जा करने के बाद अब इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा, बहुत हाई होगा कि यार हम तो क्या कर गए, राजधानी क्षेत्र को जीत गए। तो अब जब इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ तो इन्होंने कहा कि अब यहां चलते हैं, कहां, त्रिचनापल्ली चलते हैं। तो आगे अब इसी सेना के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहां आएगी, त्रिचनापल्ली आएगी। और जब त्रिचनापल्ली पहुंचेगी तो चंदा साहब ने देखा कि मेरा बेटा रजा खां तो हार गया है, साथ ही अब यहाँ पर मैं भी बचने लायक स्थिति में नहीं हूं। तो चंदा साहब भागकर कहां भागेंगे, मराठा वाले क्षेत्र पर। परंतु मराठा वाले क्षेत्र पर चंदा साहब की पुरानी दुश्मनी थी, इस कारण से मराठों ने इनको पाया और फिर इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो चंदा साहब यहाँ पर प्रबल दावेदार था वो अब क्या हो गया, समाप्त। और कर्नाटक वाले क्षेत्र पे किसकी सत्ता काबिज होगी, वल्लाजाह की। किसकी होगी, वल्लाजाह, जिसका नाम महमूद अली भी है। और वो शासक बनेगा कहाँ का, कर्नाटक का। किसके सहयोग से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से। ठीक है, तो इसको आगे हम पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं कि त्रिचनापल्ली का घेरा, किसका घेरा, त्रिचनापल्ली का घेरा जुलाई 1752 ईस्वी में डाला गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और चंद्रा साहेब ने क्या किया, त्रिचनापल्ली का घेरा डाला। फिर आप देखेंगे इस किले में ब्रिटिश कंपनी का कैप्टन पद का अधिकारी कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। यह क्या हो गया, भाग गया और वह कडालोर स्थित फोर्ट सेंट डेविड तक पहुंच गया। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो फोर्ट सेंट डेविड है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या थी, प्रमुख व्यापारिक कोठी थी, जहां पर वो लोग जो हैं विजय प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे थे, योजना बना रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या की, अपनी योजना को प्रस्तुत किया। तो इसकी योजना बहुत अच्छी लगी किसको, वहां के अधिकारियों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, इसकी योजना के अनुसार ही क्या किया, अरकाट पर घेरा डाल दिया।
घेरा डालेगा तो चंदा साहब का बेटा कौन आएगा, रजा खां, और रजा खां यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार जाएगा। अब यहाँ पर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अरकोट क्षेत्र को क्या किया, जीता, और इस प्रकार से कर्नाटक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये क्या है, पहली विजय। ठीक है, परंतु क्या डुप्ले इस हार को बर्दाश्त कर पाएगा, नहीं। तो डुप्ले जो है वो अपने अरकोट की हार को और त्रिचनापल्ली, कौन कौन सी हार, अरकोट और त्रिचनापल्ली दोनों की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप डुप्ले जो है वह क्या करेगा, वह अब फिर से आक्रमण करेगा। क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो हम देखेंगे कि अभी इन सारे युद्धों के बाद स्थिति क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, कौन सी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने क्या कर लिया है, कर्नाटक क्षेत्र को विजिट कर लिया है, और यहाँ पर कौन को नवाब बना दिया, वल्लाजा को। जबकि आप देखेंगे कि जो आपकी कौन सी कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपने हैदराबाद वाले क्षेत्र पर किसको बनाकर बैठी है, सलाबत जंग। तो अब दोनों के पास क्या है, एक एक क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र किसके पास है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। किसके पास, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये वाला क्षेत्र किसके पास है, हाँ, इनके पसंद के शासकों के पास है। ठीक है, लेकिन डुप्ले को अपनी ये पराजय अच्छी नहीं लग रही है, उसको सहन नहीं हो रहा। तो अब फाइनली आप देखेंगे कि जो आपका डुप्ले है वह डुप्ले क्या करेगा, वह डुप्ले लड़ाई करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, लड़ाई में कहा जाएगा, तो वो फोर्ट सेंट डेविड पर ही क्या कर देगा, आक्रमण। तो डुप्ले ने अपनी कहां कहां की पराजय, कर्नाटक वाले क्षेत्र की और त्रिचनापल्ली पर, इसकी पराजय को बदला लेना चाहा। तो अब इसको भी तो सहयोग लगेगा, तो इसने क्या किया, मराठा और मैसूर के शासकों को अपने पक्ष में कर ले। और डुप्ले ने मराठा और मैसूर के शासकों को अपने पक्ष में करने के बाद कहां पर, अरकोट और त्रिचनापल्ली में हुई पराजय का बदला लेने के लिए सितंबर 1752 में फोर्ट सेंट डेविड पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस आक्रमण करने के पश्चात जब यहाँ युद्ध होगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पुनः क्या हो जाएगी, हार जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि फोर्ट सेंट डेविड भी कौन जीत लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही सुरक्षित रखा, एक तरीके से जीता तो था ही, पहले से ही थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने सोचा कि लगातार डुप्ले ही क्यों हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अब हम क्या करते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या करें, क्षेत्रों को जीत लें। तो आप थोड़ा सा विचार करें, पहला क्षेत्र क्या था, अरकोट, पहला क्षेत्र क्या था, अरकोट। दूसरा क्षेत्र क्या था, त्रिचनापल्ली, कौन सा क्षेत्र था आपका, त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली के बाद क्या जीत लिया, फोर्ट सेंट डेविड, क्या जीत लिया आपका, फोर्ट सेंट डेविड। ठीक है, तो अब ये क्षेत्र सब किसके हो गए हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इसने सोचा कि अब फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों पर क्या करना चले, कब्जा करना शुरू करें। तो अब ये जो आपका रॉबर्ट क्लाइव है, कौन है आपका, रॉबर्ट क्लाइव। इस रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के दो क्षेत्र, जिसमें से एक क्षेत्र का नाम है आपके केवलोंग और दूसरे क्षेत्र का नाम है चिन्नलापेट। क्या नाम है आपका, चिन्नलापेट। ये चिन्नलापेट और केवलोंग जो थी वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बस्तियां थी, जिन पर उसने क्या कर दिया, आक्रमण किया और इनको जीत लिया। अब पुनः डुप्ले की क्या होती है, पराजय होती है। और डुप्ले की पराजय होने के कारण अब इस डुप्ले जो है वो क्या नहीं कर पाएगा, अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और डुप्ले ने क्या किया, 1753 ईस्वी में त्रिचनापल्ली का पुनः घेरा डाल दिया। ठीक है, इतनी घटनाक्रम जो हुए वो होने के पश्चात अब हम देख लेते हैं कि स्थिति क्या है। क्या देखेंगे हम, स्थिति क्या है। तो स्थिति देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप देखेंगे कि जो डुप्ले है वो क्या क्या हार गया। डुप्ले जो है वो अरकोट हार चुका है, त्रिचनापल्ली हार चुका है, फोर्ट सेंट डेविड हार चुका है। इसके अलावा और दो क्षेत्र थे, क्या नाम था, चिन्नलापेट, चिन्नलापेट और केवलोंग। ये क्षेत्र भी वो क्या हो चुका है, हार चुका। तो इन सारे क्षेत्रों को किसने जीत लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप ये जो आपका कौन है, डुप्ले, ये अब इतने सारे युद्धों में भाग ले चुका है और लगातार जो आपके फ्रांस और अंग्रेज के बीच में जो ये युद्ध हो रहे हैं इनमें बहुत बड़ी मात्रा में पैसा, धन
और खर्च होने के साथ साथ आर्थिक क्षति, सैन्य क्षति, ये सभी प्रकार की क्षति हो रही है। क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः कैसी कंपनी है? सरकारी कंपनी है। तो इतना अधिक पैसा जो है आप युद्धों में बहा रहे हैं, जबकि इनका मुख्य उद्देश्य तो व्यापारिक का अधिकार है। युद्ध करने के लिए थोड़ी आए थे, किसके लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। तो फ्रांसीसी कंपनी डुप्ले की इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भूख के शांत ना होने के कारण और लगातार युद्ध करने से बहुत अधिक परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि हम बहुत अधिक आर्थिक बोझ आपके इन युद्धों से झेल चुके हैं, कृपया करके अब आप क्या आ जाएं, वापस आ जाएं। तो फाइनली 1753 ईस्वी में इतने सारे युद्धों में डुप्ले की पराजय के परिणाम स्वरूप फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। ठीक है। और फ्रांस को जब डुप्ले की सरकार मतलब फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया, तो आप देखेंगे कि एक ऐसा गवर्नर या एक ऐसा प्रतिनिधि जो फ्रांसीसी बस्तियों का बहुत अधिक क्या कर सकता था? विस्तार कर रहा था, उसको वापस बुला लेने के कारण अब एक कमजोर या ऐसा शासक आएगा जो अदूरदर्शी है, अयोग्य है, ऐसा गवर्नर फ्रांस से नियुक्त होकर भारत आएगा, जिसका नाम है गोदेहू। क्या नाम है आपका? गोदेहू। तो गोदेहू जो है वह नियुक्त होकर आता है, और यह गोदेहू जो है वह आपके वापस आएगा, मतलब सॉरी, फ्रांस से नियुक्त होकर आएगा। तो अब यह प्रयास करेगा कि कैसे भी करके ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में सहयोग स्थापित हो जाए। ये वार्ताएं शुरू करेगा और कहेगा कि मैं युद्ध की नीति नहीं अपनाना चाहता, आप लोग जो है वो संधि वार्ताएं करके इन युद्धों को समाप्त करने का प्रयास करें। जो जैसा दिशा निर्देशन उसके द्वारा किसको दिया गया था? सरकार को दिया गया था। तो ये जो आपका नवीन नियुक्त गवर्नर कौन आने वाला है? गोदेहू। इसने क्या किया? अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहयोग और शांतिपूर्ण संधि की नीति अपनाई। परिणाम स्वरूप सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर फाइनली समाप्त होगा। किस संधि के माध्यम से समाप्त होगा? तो आंसर है पांडिचेरी की संधि के माध्यम से। पांडिचेरी की संधि जो है वह 1755 ईस्वी में हुई। यह संधि आपके अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में पांडिचेरी नामक स्थल पर हुई थी, जिसमें यह तय किया गया कि अब दोनों ही शक्तियां, ना तो फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी और ना ही आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों ही कंपनी जो हैं वो आपके स्थानीय शासकों के, किनके? ये जो आपके स्थानीय शासक हैं इनके इंटरनल अफेयर्स पर, यानी आपके आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना। जैसे आपने देखा उत्तराधिकार के संघर्ष का ही तो फायदा उठाया था, तो इन मामलों में आप दोनों हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरी बात ये तय हुई कि आपको दोनों के एक दूसरे के विजित प्रदेशों को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। इस प्रकार से पांडिचेरी की संधि तय हो जाती है। परंतु हम देखते हैं कि ये जो सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर है, इसके समाप्त होते ही यूरोप में 7 वर्षीय जो है युद्ध शुरू हो जाते हैं, और अंततः इस पांडिचेरी की संधि का कोई तर्क संगतता नहीं बचती है। ठीक है। परंतु इस एंग्लो कर्नाटिक वॉर के कुछ प्रभाव जो हैं वो भारत में पढ़े, जिनके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज आपका सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर क्या हुआ? समाप्त हुआ। रिवीजन कीजिएगा और जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।